देखिए, आज केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जब वीडियो मतलब केमिस्ट्री क्लास 10 पढ़े थे तो उसमें हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को समाप्त कर दिए थे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में क्या बात है कि हर एक क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। आपके नोट्स में आपको पहले से बता दिया गया है, आराम से जो लिखवा दिया गया है। मतलब वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर सीधे रूप से एकदम डायरेक्ट रूप से नोट्स में आपको लिखवा दिया गया है, उसका वैसे वैसे प्रश्न का आंसर हम पुनः दोबारा आपको नहीं लिखवाएंगे। तो कुछ प्रश्न लघुत्तरीय में ऐसे रहेंगे जो आपको सीधे तौर पर नोट्स में नहीं मिलेगा, हल्का सा उससे अलग डिफरेंट या वही प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछेगा, तो हम उसे ज़रूर यहाँ पे बताने का कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे भी। तो वैसे प्रश्न जो सीधे आपको नोट्स में जिसका आंसर मिलता है, वैसे प्रश्न को हम अब नहीं बनाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न में। अति लघुत्तरीय प्रश्न में हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखवाया जाएगा, लेकिन लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में केवल वैसे प्रश्न का आंसर दिया जाएगा या हम ऐसे प्रश्न का आंसर आपको बताएंगे या लिखवाएंगे जिसका आंसर आपको नोट्स में सीधे तौर पर नहीं मिले। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या था। पहला क्वेश्चन आपका था कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये आपको सीधे रूप से लिखवाया गया है, डिफिनेशन आप उसको लिख देंगे। दूसरा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये भी आपको नोट्स में डायरेक्ट रूप से लिखवाया गया है। तो इसका भी आंसर आप नोट्स से तुरंत खोज कर लिख सकते हैं, उसको छाप ले सकते हैं, छाप लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नोट्स में इसका भी आंसर है, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाकर पूछ रहा है कि क्यों संतुलित किया जाता है। तो शायद हम नहीं बताए होंगे। तो देखिए, इसका आंसर यही होगा कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर करने के लिए। कोई आपसे पूछे कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, बताइए, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, हम ये बात आपको बता देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें परमाणु के द्रव्यमान का न नाश होता है और न ही निर्माण होता है। मतलब कोई भी तत्व है तो उसके द्रव्यमान का न नाश होगा और न उसका निर्माण होगा। तो वहाँ से आप समझिए कि ठीक उसी प्रकार से वही बात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद जो अभिकारक है अथवा जो प्रतिफल है, तो अभिकारक और प्रतिफल में जितने भी तत्व हैं, जो तत्व अभिकारक में भी मौजूद है और प्रतिफल में भी मौजूद हैं, उनको दोनों तरफ यदि आप मिलाएं तो जितना अभिकारक के रूप में उस तत्व का परमाणु संख्या होता है, उतना ही उस तत्व के परमाणु संख्या प्रतिफल के तरफ भी होता है। मतलब कि हर एक रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण में यही होगा आपको कि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होंगे। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे H2 + Cl2 goes to 2HCl, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अभिकारक के रूप में जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, और यही हाइड्रोजन के प्रतिफल के रूप में देखेंगे प्रतिफल के तरफ, तो यहाँ भी परमाणु की संख्या 2 है। मतलब हाइड्रोजन के अभिकारक के तरफ भी परमाणु संख्या 2 और प्रतिफल के तरफ भी परमाणु संख्या 2। और यही बात देखिए क्लोरीन में भी होता है। यदि क्लोरीन के परमाणु संख्या 2 है अभिकारक के तरफ, तो प्रतिफल के तरफ भी 2 ही होगा। आप देख सकते हैं, अगर अभिकारक के तरफ क्लोरीन के परमाणु की संख्या 2 है तो प्रतिफल के तरफ भी क्लोरीन के परमाणु की संख्या क्या होगा, 2 ही होगा, और 2 वहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, बात वहाँ पे क्लियर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। तो देखिए, 7 में क्या बोल रहा है कि निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 अभिक्रिया आपको दिखाया गया है। दोनों अभिक्रिया में क्या करेंगे,
पहला अभिक्रिया के बारे में देखिए यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है। पूछ रहा है कि देखिए जो पहला प्रश्न है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। मतलब जो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है यह वियोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आप वियोजन अभिक्रिया में पढ़े हैं कि एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में बदल जाते हैं या दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भी देखिए ठीक वही काम हो रहा है कि एक यौगिक टूटकर माने अभिक्रिया करके यहाँ पे दो यौगिक का निर्माण कर रहा है या दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो आप साफ समझ गए कि यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया है। अब आगे देखेंगे 7वां के दूसरा, इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए AgNO3 मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों अभिक्रिया करके AgCl और NaNO3 बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित यहाँ पे किया जा रहा है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया को यह प्रदर्शित कर रहा है। कि दूसरा जो प्रश्न है 7वां का, 7वां के दूसरा जो प्रश्न है किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। वही बात देखिए आंसर में लिखा गया है कि अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि दो यौगिक अपने आयन को अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखिए यही बात यहाँ लिखा भी गया आपको साफ साफ और आपको क्लास में भी बताया गया था। तो 7वां के क्वेश्चन भी आपको लिखाया गया है। अब क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे और आगे लिखेंगे। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इतना लिख लीजिए। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, कहता है 9वां क्वेश्चन। 9वां से पहले ऐसा कोई नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां था कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग जान रहे हैं क्या है सर, है ना। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में कई बार लिखवा दिया गया हो। तो आप चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। सुनिए प्रश्न को छोड़िए, अभी एक बात आप समझिए। बार बार जो क्रियाशील आ रहा है इसका मतलब समझिए आप। क्रियाशील कहने का मतलब जैसे हम लोग मनुष्य में क्या करते हैं कि यदि एक 5 साल का बच्चा हो और एक 20 साल का लड़का हो, तो दोनों में आप कह सकते हैं कि 20 साल के लड़का का जो औकात है या जो शक्ति है वह 5 साल के बच्चा से अधिक शक्ति होगा। मतलब 20 साल के बच्चा का शक्ति 5 साल के बच्चा से अधिक होता है या अधिक होगा, ऐसा अधिकांश हम लोग देखे हैं। तो यदि दो बच्चा हो, एक 5 साल का और एक 20 साल का, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों बच्चों में किस बच्चा का औकात ज़्यादा है या किस बच्चा का शक्ति अधिक है। तो आप कहेंगे कि सर 20 साल के बच्चा का शक्ति अधिक है। तो हम लोग मनुष्य में जिसको शक्ति नाम देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में जितने भी तत्व हैं तो एक क्रियाशील जो बताता है, क्रियाशील कहने का मतलब शक्ति। जैसे हम आपको कई बार बार बता, जैसे यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि कॉपर अधिक क्रियाशील है, कॉपर अधिक क्रियाशील है और चांदी मतलब सिल्वर कम क्रियाशील है। यदि कोई बोले कि कॉपर अधिक क्रियाशील है और चांदी कम क्रियाशील है, इसका मतलब कि चांदी का औकात कम है और कॉपर के क्रियाशील यदि अधिक है, इसका मतलब कि कॉपर का औकात ज़्यादा है केमिस्ट्री में। तो देखिए आप यही समझेंगे कि इन दोनों तत्वों में यदि आपसे कहा जाए कि कॉपर के क्रियाशीलता अधिक है और चांदी के क्रियाशीलता कम है, तो आप इन दोनों को देखकर ही कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि कॉपर का औकात अधिक है, कॉपर का शक्ति ज़्यादा है, किससे, चांदी से। और देखिए होता इसमें क्या है कि आपको कॉपर जहाँ भी चाहेगा तो चांदी को जहाँ भी मतलब मौका मिले तो कॉपर यही काम करता है कि चांदी को भगाना चाहेगा।
कॉपर को जहां तक मौका मिलेगा क्या करेगा, चांदी को भगाना चाहेगा और चांदी के स्थान पे वह स्वयं जाना चाहता है और स्वयं जाके कुछ अपना लाभ वाला काम करता है या यौगिक का निर्माण करता है, यूँ भी आप कह सकते हैं। तो सीधा बात यही समझना है कि क्रियाशीलता जिसका अधिक होगा उसका औकात ज़्यादा है, उसका शक्ति ज़्यादा है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में अपना शक्ति ज़्यादा कायम किया हुआ है वह तत्व। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। चलिए प्रश्न से तो एक बात साफ समझ में आ जाता है कि कॉपर के क्रियाशीलता ज़्यादा है सिल्वर से, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब कि कॉपर के क्रियाशीलता सिल्वर से अधिक है, मतलब कॉपर का औकात सिल्वर से ज़्यादा है। ये प्रश्न साफ कर दिया है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि प्रदर्शित करना है। कैसे जान जाओगे या कैसे बता सकते हो, मतलब कोई एक प्रयोग द्वारा हम लोग को बताने के लिए प्रश्न कह रहा है कि कैसे साबित करोगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो देखिए हम आपके सामने आंसर साफ साफ लिख दिए हैं। जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, आप एक विलयन लीजिए, कौन विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लीजिए और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में आप क्या करेंगे कि एक कॉपर के प्लेट डाल दीजिए। विलयन में क्या कीजिए कि कॉपर के प्लेट ऊपर से इसमें डाल दीजिए। अब जब कॉपर के प्लेट जब डालते हैं तो क्या होता है, सिल्वर जो है से कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। सिल्वर क्या होता है, कॉपर के द्वारा विस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब है कि सिल्वर भाग जाता है और सिल्वर के स्थान पे कॉपर पहुंच जाता है। तो जो यहाँ कॉपर था ये भाग के यहाँ पे चला आया और जो सिल्वर था वो भाग के कहीं दूसरा जगह चल जाता है। तो जो यहाँ पे सिल्वर था वो भाग गया और सिल्वर के स्थान पे क्या आ गया, ऊपर से कॉपर। तो यदि अब ऐसा मतलब हम लोग देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर के प्लेट को डालते हैं तो होता क्या है कि सिल्वर जो है से डर से भाग जाता है और वहाँ पे सिल्वर के स्थान पे कॉपर पहुँच जाता है और कॉपर ज्यों ही पहुँचता है तो क्या बना देता है, कॉपर नाइट्रेट बना देता है। देखिए आप इस अभिक्रिया के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए कॉपर जब अभिक्रिया करता है सिल्वर नाइट्रेट से तो सिल्वर भाग जाता है और सिल्वर के स्थान पे कॉपर वहाँ चला जाता है, मतलब कॉपर यहाँ जाके कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कॉपर नाइट्रेट बना हुआ है और क्या बना हुआ है प्रतिफल के रूप में, तो जिंक नहीं चांदी बचा हुआ है। तो कॉपर नाइट्रेट और चांदी दो प्रतिफल हमको प्राप्त होते हैं। तो ऐसा अभिक्रिया करने से हमको पता चल जाता है कि कॉपर की क्रियाशीलता अधिक है। और यदि कॉपर के प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं और सिल्वर नाइट्रेट को कुछ नहीं बिगाड़ पाते हम, तो हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब कि जो कॉपर बाहर से गया है कॉपर की शक्ति कम है सिल्वर नाइट्रेट से। तो सिल्वर नाइट्रेट कहने का मतलब चांदी से हम वहाँ सेंस लेंगे कि चांदी से कॉपर का जो शक्ति है वो कम है, तब हम कहते हैं जब कोई अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया हुआ और क्या हुआ कि सिल्वर को हटा के कॉपर वहाँ पे चला गया और कॉपर नाइट्रेट का निर्माण किया। तो विद्यार्थी आज के लिए इतना ही आप समझ गए होंगे, मैं इतना आशा करता हूँ। फिर हम मिलेंगे अगला वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे 6 जून को। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इतना वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे।